थोड़ा 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। बिल्कुल सर, आप सेटअप कर लें। जैसा कि मैं, हो सकता है मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, कुछ लोग मुझसे भी परिचित हों। हम लोग इस कोविड-19 के सिचुएशन में, चूंकि हमारे पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग ऑनलाइन मोड में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और इसी बहाने हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इस समय, वो हमारा मैक्सिमम काम जो डिपेंडेंट है वो ऑनलाइन मोड पे डिपेंडेंट है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैंने कोशिश किया है अपने इस प्रेजेंटेशन में मोबिलिटी इन हेल्थ कंसर्न डिसेबिलिटी में मैं अपनी बातों को संक्षेप में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कुछ इसमें पिक्चर्स हैं जो कि मोबिलिटी एड से रिलेटेड हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग यूज भी हो सकता है किए हों अपने संस्थाओं में, या जिन अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो बच्चों के साथ आप लोग यूज भी किए होंगे। उन्हीं चीजों को हम लोग नए प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को सर एक मिनट, समझेंगे, पार्टिसिपेंट जो इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ये मैं शुरू करता हूँ। जो मोबिलिटी इन ये हेल्थ सर कंसर्न पीपीटी डिसेबिलिटी। क्लियर है तो सर? सबसे पहले इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? जैसा कि हम लोग आम भाषा में अगर मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी होता है इधर से उधर, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, चाहे हमारा वो होम सिचुएशन हो या हम कम्युनिटी लेवल पे कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, या अगर हम डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो स्पेशल नीड वाले जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, वो सभी अपने घर में, अपने कम्युनिटी अराउंड में, या फिर अपने स्कूल अराउंड में, या अगर वो सेंटर बेस्ड कुछ ट्रेनिंग लेते हैं या थेरेपीज, अगर कोई बच्चा है जिसमें फिजिकल इम्पेयरमेंट है या सेंसरी इम्पेयरमेंट है, तो उसको अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि उसका जो सेंसरी और मोटर प्रोसेस होता है वो काफ़ी लिमिट हो जाता है। उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं जिससे वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़, आवाज नहीं आ रहा सर। आशुतोष सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आशुतोष सर आप सुन पा रहे हैं? वो उनकी डिसेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब वो किसी इक्विपमेंट या एड्स अप्लायंसेस का यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको अपनी डिफिकल्टी की वजह से कोई एड्स अप्लायंसेस का यूज करना पड़ता है अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो उस तरीके से एड्स अप्लायंसेस का यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि अगर वो इसका यूज कर पाते हैं या इसका यूज नहीं कर पाते हैं, दोनों ही कंडीशन में मोबिलिटी डिसेबिलिटी उनको हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला व्हील चेयर है, स्कूटर का यूज अगर वो कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर्सनल असिस्टेंट मोबिलिटी डिवाइसेस का यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्रचेस है, बैसाखी, वॉकर का यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, केन का यूज अगर वो करते हैं या फिर ब्रेस अगर वो लगाते हैं, यूज करते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस अगर यूज करते हैं, वो फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अगर उनको दिया जा रहा हो या उसके थेरेपीज वगैरह ले रहे हो, तो उसका यूज अगर वो कर रहे हैं या फिर उसका नहीं यूज कर पा रहे हैं। कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जो उनके डेली एक्टिविटीज में असिस्ट कर सकते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स का अगर वो यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं उनकी मोबिलिटी डिसेबिलिटी को दिखाता है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या होता है? ओरिएंटेशन मोबिलिटी, जैसा कि जितने लोग वीआई में एक्सपर्ट होंगे, आप लोग यूज करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने केसेस के साथ ओरिएंटेशन मोबिलिटी टेक्निक, तो ये उन्हीं बच्चों से रिलेटेड है जो भी चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स हैं विजुअल इम्पेयरमेंट वाले,
उनके लिए ओरिएंटेशन मोबिलिटी ये बहुत प्राइमरी एस्पेक्ट होता है, ताकि वो अपने अपने कम्युनिटी में, अपने एनवायरनमेंट में, स्कूल सराउंडिंग में कहीं भी वो आसानी से आ जा सकें, मोबिलिटी कर सकें। ओरिएंटेशन मोबिलिटी के बारे में यहाँ दिया गया है, स्टूडेंट्स टू अटेन सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन टू एंड सेफ मूवमेंट विद इन देयर स्कूल, होम या कम्युनिटी। किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे उनका स्कूल हो या फिर होम इन्वायरमेंट हो या कम्युनिटी लेवल पे, अगर उनको कहीं भी आना जाना है तो उसके लिए एक सिस्टम फॉलो करते हैं वो। उनका जो ओरिएंटेशन, जो मोबिलिटी होती है, वो मोबिलिटी एक सिस्टम को फॉलो करता हुआ और सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए वो ओरिएंटेशन करते हैं। कौन देता है ओरिएंटेशन मोबिलिटी? इसके लिए सर्टिफाइड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, या मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हम लोग इंडियन सिनेरियो में ज्यादातर यूज करते हैं, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन इसके लिए क्या है? ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेसिफिक कोर्स वर्क थ्रू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। जैसे हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट है NIVH, वहाँ से ये प्रोग्राम गवर्न होता है, वहाँ से ये प्रोग्राम रन होता है। और डिफरेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, या फिर रीजनल सेंटर है या कंपोजिट रीजनल सेंटर है, वहाँ पे भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी से रिलेटेड कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। अगर किसी को कोर्स करना होता है तो वो इन सब जगहों से अपने ओरिएंटेशन मोबिलिटी में रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर मोबिलिटी एड्स, मोबिलिटी एड्स में कौन कौन से पॉपुलर एड्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकर्स एंड क्रचेस, चेयर रेजर्स, टॉयलेट एड्स, व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक्स, वॉकिंग फ्रेम्स, मोबिलिटी स्कूटर, ये सब जो है वो कुछ मोबिलिटी एड्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मोबिलिटी एड्स हैं जिनका यूज हम लोग स्पेशली ओरिएंटेशन मोबिलिटी के दौरान कराते हैं, जिसमें केन्स हैं, छड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहली छड़ी है व्हाइट केन। व्हाइट केन जैसा कि ये फोल्डेबल होता है, इसका यूज विजुअल इंपेयरमेंट व्यक्ति या फिर बच्चा या स्टूडेंट्स इसका यूज तो करते हैं। दूसरा है क्वाड केन। क्वाड केन में 4 फीट्स होते हैं, और जो 4 फीट इसके एंड में सबसे बॉटम लेवल पे ये लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वाइडर बेस मिलता है और वो उनको चलने में या फिर खड़े होने में एक ग्रेटर स्टेबिलिटी या एक ग्रिप प्रोवाइड करता है। थर्ड है 4 आर्म केन्स। इसका यूज कोई भी CP से रिलेटेड या फिजिकल डिफॉर्मिटी है या फिर ब्लाइंड भी कर सकता है। इसमें उनके हैंड को, उनके 4 आर्म को स्टे करने के लिए एक स्पेस होता है, जो कि 4 आर्म सपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनका जो बॉडी वेट होता है वो अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो बॉडी वेट उनके पूरे शरीर पे या पैरों पे नहीं होता, वो 4 आर्म केन पे जाके वो एडजस्ट कर जाता है। तो ये 3 तरह के केन्स होते हैं, जिसका पिक्चर आपको अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं। सबसे पहला वाला है व्हाइट केन, दूसरा, तीसरा आप देख सकते हैं 4 आर्म, इसमें एक पर्सन यूज कर रहा है 4 आर्म केन। क्रचेस दूसरे में है। क्रचेस में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्रचेस है। डेली रूटीन में अगर कोई नॉर्मल या फिर पैराप्लेजिक व्यक्ति है जिसको क्रचेस का यूज करना है, तो आप देखेंगे एक्सिलरी अंडर आर्म क्रचेस का वो यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है लोग स्टैंड 4 आर्म क्रचेस। थर्ड है प्लेटफॉर्म क्रचेस। तो इस तरह के जो क्रचेस हैं वो भी कहीं ना कहीं मोबिलिटी एड्स के रूप में ये काम में लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं इनके क्रचेस के। 3 तरह के यहाँ पे क्रचेस दिखाए गए हैं। वॉकर में भी 3 तरह के वॉकर यहाँ दिए गए हैं। स्लाइड रोलेटर्स हैं, वॉकर केन हाइब्रिड्स हैं, जिनके पिक्चर्स आप देख सकते हैं। पिक्चर्स देखने से ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि इसमें पर्सन जो है वो उस वॉकर को या उस मोबिलिटी एड को यूज कर रहा है, और उसको किस तरीके से फोल्ड करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। रोलेटर का यूज वो आसानी से कहीं भी इधर उधर जाने के लिए कर सकता है। जिनको नी में प्रॉब्लम है या फिर उनके पैरों में उतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पूरे बॉडी वेट को अपना बियर कर पाए, तो वो उसके लिए नी वॉकर का यूज कर सकते हैं। व्हील चेयर, 2 तरीके के व्हील चेयर है यहाँ पे, स्टैंडिंग व्हील चेयर, स्पोर्ट्स व्हील चेयर। नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं अपने हमारे यहाँ अगर CP बच्चे आ रहे हैं या फिर पैराप्लेजिक हैं, तो उनके लिए हम स्पोर्ट्स व्हील चेयर का यूज ज्यादा करते हैं। स्टैंडिंग व्हील चेयर थोड़ा एडवांस है, इसमें व्यक्ति चाहे तो वो इस पूरे व्हील चेयर में अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट
एडजस्ट कर सकता है और वो कहीं भी आना जाना चाहे तो वो इस व्हील चेयर का यूज करके आ जा सकता है, मोबिलिटी कर सकता है। मोबिलिटी स्कूटर, यहाँ पे इसका भी एक पिक्चर दिया हुआ है मोबिलिटी स्कूटर का। गाइड डॉग्स, जो भी पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर बच्चे हैं जिनको कहीं भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो वो गाइड डॉग्स का यूज कर सकते हैं। ये गाइड डॉग्स पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं और जिस भी बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए इनको ट्रेन किया जाता है वो उसके साथ रहते हैं, चाहे वो मार्केट में जाना हो या फिर कम्युनिटी लेवल पे जाना हो या उनके घर के आसपास स्कूल पे जाना हो या सेंटर बेस पे अगर वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो ये गाइड डॉग्स उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। सेफ्टी मॉडिफिकेशंस में दो तीन चीजें यहाँ पे ऐड की गई हैं। अगर किसी को फिजिकल डिफॉर्मिटी है या सेंसरी इंपेयरमेंट है तो उनके लिए रैम्प्स, स्टेयर लिफ्ट्स एंड हैंड रेल्स का यूज वो किया जा सकता है। बिल्डिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे आप स्कूल लेवल पे आप देखेंगे कि जितने भी स्कूल हैं हर स्कूल में रैम्प का प्रोविजन है। ये 2005 से स्टार्ट किया गया था रैम्प का प्रोविजन, जिसमें जो भी बच्चे चाहे वो सेंसरी इंपेयरमेंट वाले हों, विजुअल इंपेयरमेंट से रिलेटेड हों या फिर उनमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड हो या मांसपेशियों से रिलेटेड हो, वो रैम्प का यूज करके अपने क्लासरूम तक आसानी से वो जा सकते हैं। स्टेयर लिफ्ट थोड़ा एडवांस है। हैंड रेल्स, जितने भी आप रैम्प देखेंगे वहाँ पे हैंड रेल्स का प्रोविजन है। हैंड रेल्स स्कूल के हर सराउंडिंग में हैंड रेल्स का भी प्रोविजन है, चाहे वो बच्चे अगर टॉयलेट में भी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं या फिर कॉरिडोर में जा रहे हैं या बिल्डिंग के किसी भी पेरीफेरी में उनको जाना है, तो हैंड रेल्स का यूज करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो तो जा सकते हैं। मोबिलिटी एड्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, हम इसको कितना महत्व दे सकते हैं, कितना महत्व है इसका। किसी भी जगह जाने के लिए, कहीं भी टहलने के लिए या मूवमेंट के लिए इजीली हमें एक एक्सेस प्रोवाइड करता है मोबिलिटी एड। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास मोबिलिटी एड है और वो उसको यूज करना जानता है, तो वो अकेले कहीं भी इधर उधर अपने एनवायरनमेंट में मोबिलिटी वो कर सकता है। जितने भी फिजिकल डिफॉर्मिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, वो मोबिलिटी एड का यूज करके अपनी लाइफ को काफी एक्सेस कर सकते हैं। जिन भी बच्चों में बहुत लिमिटेड रेंज है मूवमेंट से रिलेटेड या फिर जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज में है, जिनको सही तरीके से चलने में दिक्कत होती है, वो इंडिपेंडेंटली चल नहीं पाते, वो भी मोबिलिटी एड का सहारा लेके इधर उधर जा सकते हैं। किसी भी बच्चे या व्यक्ति को या बुजुर्ग हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, वो इंडिपेंडेंटली अपने एनवायरनमेंट में सेफ्टी मेजर के साथ वो इधर उधर जा सकता है। थोड़ा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक तरीके से। किसी भी व्यक्ति को एक्टिव पार्टिसिपेट अपने किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी एक्टिविटी में या अपने परिवार के से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एक तरीके का ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है और उसको इंजरीज से बचाता है, कहीं भी गिरने से या चोट लगने से भी वो बचाता है। मोबिलिटी एड से किनको किनको फायदे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। आर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो वो मोबिलिटी का यूज कर सकते हैं। सीपी बच्चे हैं, सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में अगर किसी तरह का सिचुएशन है जिसमें उनको मोबिलिटी एड्स की जरूरत है, वो यूज कर सकते हैं। डायबिटिक अल्सर्स एंड वुंड्स हैं इनको, वो भी यूज कर सकते हैं। बैलेंस मेंटेन करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मोबिलिटी एड्स का यूज कर सकते हैं। या किसी को फ्रैक्चर हो गया या हड्डियों में कुछ चोट आ गई है या मांसपेशियों में कोई विकार या विधि आ गई है, तो वो भी यूज कर सकते हैं मोबिलिटी एड्स का। हार्ट से रिलेटेड या लंग इश्यूज हैं, ऐसे लोग भी मोबिलिटी एड का यूज कर सकते हैं। पैरों में या घुटने में या किसी भी तरह की मांसपेशियों में कोई चोट या इंजरी है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं। ओबेसिटी जिनको है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जिनको आराम से चलने में दिक्कत होती है, वो खुद इंडिपेंडेंटली होकर चल नहीं पाते या सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत होती है या फिर रैंप में जाने में दिक्कत होती है, वो लोग भी मोबिलिटी एड का यूज कर सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा जिन बच्चों को या व्यक्तियों को हो सकता है, स्ट्रेन किसी तरह का स्ट्रेन हो जाता है या खिंचाव, ऐसे लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। जिनको चलने फिरने में कोई इम्पेयरमेंट है या ब्रेन इंजरी है या फिर स्ट्रोक हो गया किसी वजह से, ऐसे लोग यूज कर सकते हैं।
या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हों या व्यक्ति हों, वो यूज कर सकते हैं मोबिलिटी एड्स का। ये कुछ मोबिलिटी एड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश की है। अभी हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल नीड वाले जो व्यक्ति हैं उनका कोविड में कैसे उनका कोप अप हो सकता है, कैसे क्या उनके लिए चैलेंजेस हैं, कैसे अपनी लाइफ को वो सस्टेन कर सकते हैं इस महामारी के दौर में। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है। कोविड-19 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक नई तरह की बीमारी है जिसका फैलाव, जिसका विस्तार और इसकी जो बीमारी की जो सीवियरिटी है, जो गंभीरता है, उसका लेवल जानना या फिर इसके कॉजेज क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी बहुत गहराई से जानना अपने आप में एक बहुत समस्या है और इसके बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग इसके बारे में सब कुछ जान गए। सब कुछ जानने के बाद भी हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करें स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हायर रिस्क है क्योंकि वो अपनी मेडिकल कंडीशन को या फिजिकल कंडीशन को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। उनमें उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं होता जितना एक नॉन डिसेबल्ड या फिर एक नॉर्मल सिटीजन में होता है कि वो अपने अपने आप की खुद से देखभाल कर पाता हो। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो स्पेशल नीड वाले जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हायर रिस्क होता है कोविड-19 को लेकर। जिन भी लोगों में लंग डिजीज है या सीरियस हार्ट कंडीशंस हैं या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी इसके लिए कोविड-19 के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है। एडल्ट विद डिसेबिलिटीज आर 3 टाइम मोर लाइकली टू हैव हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर देन एडल्ट विदाउट डिसेबिलिटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि कोई भी स्पेशल नीड वाला व्यक्ति है या डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति है, वो आम व्यक्ति से या सामान्य व्यक्ति से, बिना डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति से 3 टाइम्स ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं इस तरह के डिजीजेस होने के, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, स्ट्रोक हो, डायबिटीज़ हो या फिर कैंसर हो। और आप जानते हैं कि कोविड-19 में इन सभी डिजीज़ को बहुत तेज़ी से ये कोविड-19 जकड़ रहा है। जितने भी पेशेंट की ज़्यादा डेथ हो रही है उसमें डेथ वाले में सबसे अधिक हार्ट डिजीज़ और ब्रेन स्ट्रोक या डायबिटीज़ या फिर कैंसर से रिलेटेड इसमें पेशेंट ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है। डिसेबिलिटी ग्रुप्स एट रिस्क, कौन कौन से डिसेबिलिटी ग्रुप वाले इसके रिस्क में है, रिस्क कंडीशन में कौन कौन से आ सकते हैं। पीपल हु हैव लिमिटेड मोबिलिटी, जो लोग बहुत कम इधर उधर जा आ पाते हैं। अब वो इधर उधर जा नहीं पाएंगे, अपने डेली रूटीन को फॉलो करने में उनको दिक्कत आएगी या फिर उनको कुछ मार्केट से परचेज करना है, तो वो क्या होता है उस कंडीशन में दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो इससे भी उनको अगर कोई दूसरा उनके लिए इन सारे कामों को, जिम्मेदारियों को फुलफिल कर रहा है, तो उसमें उनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों से। तो इस तरह का जब बाहर की लोगों से कांटेक्ट होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइडर्स हों। अगर वो इनके लिए सारा कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके थ्रू इनमें इस इन्फेक्शन को फैलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीपल हु हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिसिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, अब जो भी PWD हैं जिनको इसके इंफॉर्मेशन कि ये कैसे फैलता है, इसके कॉजेज क्या हैं या इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इसका हम प्रिवेंशन करेंगे, डेली रूटीन में हमें क्या गुड हैबिट्स में प्रैक्टिस में लाना है, सेफ्टी हो या सिक्योरिटी हो या वॉश सैनिटाइजेशन से रिलेटेड हो, तो इन सब हैबिट्स का उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ऐसे लोग भी इसके गिरफ्त में आ सकते हैं। पीपल who may not be able to communicate symptoms of illness, जिन लोगों को इस सिम्टम्स के बारे में जानकारी भी नहीं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ये बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब इसमें करना क्या है, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो की रोल जिनका हो सकता है, फैमिली केयर टेकर या टीचर, वो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। वो सर्विस प्रोवाइडर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं, हमें अगर उनके अंदर ये सिम्टम्स नजर आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी में या बच्चों में, तो उन सिम्टम्स के बारे में डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से हमें बात करना है कि इस तरह का सिम्टम्स इस बच्चे में या इस व्यक्ति में नजर आ रहा है। और हमें डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर को ये भी इंडिकेट करना है कि जब भी वो घर में आए, जब भी वो सर्विसेज देने के लिए आता है या जो भी उसकी सर्विस डिलीवरी सिस्टम में जो भी वो काम करता है, जब भी वो सर्विसेज देने आए तो अपने हाथों को पूरी तरीके से साफ करके आए। घर में आने से पहले, घर में एंटर करने के पहले
पूरी तरीके से अपने हाथों को साफ करें। और सर्विस प्रोवाइडर के जाने के बाद, जो भी कोविड-19 के लिए सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं, उनके घर से निकलने के बाद अपने घर में सभी ड्रेसिंग को सही तरीके से रखना है, सही तरीके से उसको नहाना है, साफ सुथरे तरीके से। जो भी हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, जो भी हमारे, चाहे वो कपड़े हों या जो भी हम लेन देन, चाहे वो पेपर वर्क हो या पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई और हाइजीन का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। टॉयलेटिंग या फीडिंग या जो भी टिश्यूज़ का यूज़ कर रहा है बच्चों को हैंडलिंग करने में, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेफ्टी से हमें इनके नियम का पालन करना है, जो कि कोविड-19 में बताए गए हैं। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट फ्रिक्वेंटली टच्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसेस। जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल्स हैं या जहाँ जिस भी सरफेस में हम यूज करते हैं, जहाँ भी वो सर्विस प्रोवाइडर या बाहरी कोई भी व्यक्ति आता है, उसको पूरी तरीके से साफ करना। जैसे काउंटर हो गया, टेबल टॉप्स हो गया, डोर नॉब्स हो गए, बाथरूम पिक्चर्स हो गए, टॉयलेट, फोन, कीबोर्ड, टैबलेट्स, बेड साइड, मतलब सारी चीजें हमें एक एक चीज पे ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे हाथ लग सकता है किसी व्यक्ति का। जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे व्हील चेयर हो, स्कूटर हो, वॉकर हो, केन्स हो, ऑक्सीजन टैंक्स हो, इन सभी इक्विपमेंट्स का, चाहे वो कम्युनिकेशन बोर्ड हो या दूसरे असिस्टिव डिवाइसेस हो, इनको सही तरीके से हमें क्लीन करना है, नीट करना है इस कोविड-19 में। प्रिपेयर्डनेस, कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर हम स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए तैयारी की बात करते हैं, तो उनको हम कैसे तैयार करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि प्लान व्हाट यू विल डू इफ यू और योर डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइडर गेट्स सिक। अगर खुद वो व्यक्ति जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो खुद बीमार हो जाता है या खुद रिस्क की कंडीशन है, या फिर उसको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अगर बीमार हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए प्री प्लानिंग होना चाहिए। पहले से हमें प्लान तैयार करके रखना होगा। क्रिएट अ कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड लोकल सर्विस एजेंसीज। हमें उस व्यक्ति को पहले से एक कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करना होगा कि हम इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम किससे किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे नेबर्स हों, या लोकल सर्विस एजेंसीज हों, जो भी लोकल लेवल पे एनजीओज हैं या कम्युनिटी लेवल पे जो भी सपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं, उनका हमें एक कांटेक्ट लिस्ट पहले से तैयार रखना है। प्लान एटलीस्ट 2 वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग फ्रॉम होम एंड वर्क। अगर वो ऑफिस में है या फिर घर में है, तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का बेसिक जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है कि वो अपने ऑफिस में इंटीमेट करे कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, अपने घर पे इंफॉर्मेशन दे, कम्युनिकेशन करे कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है। तो वो इमरजेंसी के लिए लैंडलाइन फोन, सेल फोन या टेक्स्ट मैसेज या ईमेल का यूज कर सकता है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर जब कम्युनिकेशन होगा तो उससे बाकी लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर हम सेफ्टी मेजर और प्रिकॉशन पहले से लेके रखते हैं तो। हैव इनफ हाउस होल्ड आइटम्स एंड ग्रोसरीज। इस कंडीशन में जब आप होम क्वारंटीन होंगे, उस कंडीशन में आप बाहर नहीं निकल सकते, उसमें आपको बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स को इकट्ठा करके रखना चाहिए। बहुत सारी ग्रोसरी जो किचन से रिलेटेड आइटम्स हैं या खाने पीने से रिलेटेड आइटम्स हैं, उनका पहले से हमें कलेक्शन करके रखना है, ताकि हमें अगर 10 दिन या 1 हफ्ता हमें घर में रहना पड़े तो हमें ना निकलना पड़े, उस कंडीशन के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हों। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसके लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में 2-3 बातें यहाँ पे कही गई हैं। देयर इज करेंटली नो वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। जैसा कि हम समझते हैं कि हम लोग वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, जब वैक्सीन आए तो हम लोग शायद नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन का कुछ भी पता नहीं है कि अभी वैक्सीन कब तक आएगा। The best way to prevent infection is to take everyday preventive actions like avoiding close contact with people who are sick and washing your hands often. हमें हमेशा प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है, जैसे कि अपने हाथों को साफ करना, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना जिनमें कोविड पेशेंट से ज़्यादा कांटेक्ट हो सकता है या होने के चांसेस हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोविड-19 का भी कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग अभी जो भी हॉस्पिटल्स में या होम क्वारंटीन में हमें जो भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या रिकमेंडेशंस हो रहे हैं, वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं कोविड-19 के, उन लक्षणों का ही ट्रीटमेंट अभी तक हो रहा है। व्हाट वी नीड टू नो, हमें जानने की क्या जरूरत है, क्या क्या हम जाने इसके बारे में। जो लोग सोशली डिसएडवांटेज या मार्जिनलाइजेशन फील करते हैं, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करके चलना है, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। ज़्यादातर ऐसे लोग
स्पेशल नीड वाले हैं या फिर गरीब या असहाय या समाज के बिखरे हुए लोग हैं जिनको हम लोग हाशिए पर रखे हुए हैं या फिर किसी कारण से वो हाशिए पर है। जरूर नहीं कि हम लोग उनको हाशिए पर रखें, लेकिन वो कुछ सोशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड की वजह से वो हाशिए पर है। तो ऐसे लोगों को हमें अपने मेन स्ट्रीमिंग ग्रुप में मिला के रखना है। जो लोग डिसेबिलिटी वाले हैं उनमें रिस्क का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस है, जिनमें डेथ ज़्यादा हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोविड-19 का जो प्रोपोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि मोर देन 46% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ पीपल ओवर एज 60 है डिसेबिलिटीज। मतलब 60 साल के बाद आने पे लगभग 46% ऐसे लोग हैं जिनमें किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर की वजह से हो या फिर डिसेबिलिटी होने की वजह से हो। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा रिस्क की कंडीशन में है कोविड-19 के। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से ये तैयार रखना होगा, हमें जानकारी रखनी होगी। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, जो पीडब्ल्यूडीज जिनका कुछ हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है या जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, उनके बारे में हमें उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने ना दिया जाए या उनको कोविड-19 के स्प्रेड होने में उनकी जो एक तरीके का उनका जो सोसाइटी में मेन स्ट्रीमिंग में है, उनको हमें बचा के रखना है कि वो किसी भी तरीके से कोविड-19 से इफेक्टेड ना हो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तीसरा जो है वर्ल्ड पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। दुनिया में जो भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी भी अपने आप में डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अगर हम डिसेबिलिटी के ब्रॉड कॉजेज पे जाते हैं तो गरीबी अपने आप में भी एक डिसेबिलिटी का कहीं ना कहीं कारण होता है, क्योंकि हम अगर किसी बच्चे में कोई रिस्क की कंडीशन है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता या फिर अप्रोच नहीं होता, वो उस जगहों पे पहुंच नहीं पाते जहां उन बच्चों के लिए सही ट्रीटमेंट हो सकता है या सही रिहेबिलिटेशन हो सकता है और उसके डिसेबिलिटी की सीवियरिटी को रोका जा सकता है। ये सब जानकारियां हमें रखनी पड़ेंगी। जो भी लोग लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, उनमें भी कोविड-19 होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इनेबिलिटी ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम एंड डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। हमारे पास सर्विलांस सिस्टम का पर्याप्त अभाव है। हम ये नहीं जान पाते कि हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में कितने लोग इससे इफेक्टेड है, क्योंकि अभी भी करेक्ट डाटा हमारे पास वो नहीं आ पा रहा है जितना डाटा करेक्ट आना चाहिए। तो इसकी वजह से भी पीपल विद डिसेबिलिटी थोड़ा सा डेंजर जोन में है, क्योंकि अगर वो उनका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, किसी के साथ उनका एक्सपोजर होता है, तो वो अपने आप उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इनएक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मीन दैट पर्सन विद हियरिंग, विजुअल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी। अब जैसे जिनमें सेंसरी डिसेबिलिटी है, चाहे वो हियरिंग का हो, विजुअल का हो, या फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हो या फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके पास सही रूप में एक्सेसिबल वे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाहे वो हम लोग अगर बात करें वास्ट फैसिलिटीज़ की या जो भी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज भी उन स्पेशल नीड वाले व्यक्तियों तक, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तक सही तरीके से वो नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स टू कम्युनिकेट एंड वर्क विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हमारे पास जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास नहीं है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में देखें तो हेल्थ वर्कर्स का रेशियो बहुत बहुत कम है। जो भी रिमोट एरिया में है या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू जिनको पढ़ाया जा सकता है, उनके पास प्रॉपर असिस्टिव डिवाइसेस नहीं हो पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोग्राम और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज विद डिसेबिलिटीज हों। वो भी अपने आप में एक तरीके का एक रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन भी है हमारे सोसाइटी में, कि वो एजुकेशन से अपने आप को या एजुकेशन से वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्वारंटाइन और हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिश पार्ट ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स में फेल टू कैटर डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग विथ रिगार्ड्स टू एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाने की वजह से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से जो कोविड-19 का जो प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी अपने आप में सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरह का सोच पहले से बना के रखना इनके बारे में, प्रेजुडिस, स्टिग्मा या फिर डिस्क्रिमिनेशन जैसा सोच कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इनका बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रोल नहीं है या फिर ये नॉन प्रोडक्टिव है,
इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसलिए ये आउटब्रेक या फिर इस महामारी के पेंडेमिक सिचुएशन में इनका क्या रोल हो सकता है, ये भी अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है। हमें इनको भी जागरूक करना है, इनको मेन स्ट्रीमिंग में लेके चलना है। जो भी हेल्थ इमरजेंसीज हो रहा है उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं या जो भी स्पेशल नीड वाले व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उनको बहुत कम प्रायोरिटी दे पाते हैं सोसाइटी के लोग या फिर मेडिकल फैसिलिटी वाले, क्योंकि जो लोग अवेयर हैं, जो लोग हेल्दी हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को खुद से पूरा करते हैं, वो फटाफट अपने अपने लिए दौड़ के जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल नीड होने के नाते या फिर एज ज़्यादा होने के नाते थोड़ा सा अनदेखा हो जाता है समाज में। व्हाट वी नीड टू डू, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। रीच आउट टू लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PWDs, जो भी हमारे पास लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम ग्रामीण परिवेश में हो, शहरी परिवेश में हो, तो हमें लोकल लेवल पे जो भी NGOs, जो भी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर स्पेशल नीड वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड फ्रॉम एक्सपोजर, हमें क्या करना होगा, लिमिट करना पड़ेगा अपने विजिट्स को। हम जो इधर उधर बहुत ज्यादा जाते हैं उसको हमें लिमिट में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोजर बहुत कम होगा कोविड-19 वाले लोगों के साथ। मल्टीपल एंड एक्सेसिबल फॉर्मेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम कोविड-19 से रिलेटेड जो भी हमारा विजुअल या हियरिंग या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं उनके पास हम इससे रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन प्रॉपर उनके पास वो पहुंच सके। ब्रेल और लार्ज प्रिंट में ये सारी इंफॉर्मेशन हो जो कि विजुअल इंपेयरमेंट के लिए और लो विजन वालों के लिए फायदेमंद होगा। इजी टू रीड वर्जन हो ताकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी उसको आसानी से पढ़ सके। रिटन फॉर्मेट में हो या वीडियो या टेक्स्ट कैप्शनिंग फॉर्मेट में हो या फिर साइन लैंग्वेज में हो, जिससे हियरिंग इंपेयरमेंट वाले व्यक्तियों को इजीली एक्सेस हो इंफॉर्मेशन। एक्सेसिबल वेब कंटेंट हो जिससे जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग उसका यूज करके स्क्रीन रीडर के थ्रू हम लोग लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसिडर इंफॉर्मेशन चैनल्स दैट विल बी एक्सेस बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी, हमारा जो इंफॉर्मेशन चैनल है वो स्पेशल नीड वाले व्यक्तियों के लिए भी थोड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने स्कूल से रिलेटेड, अगर वो आउट ऑफ स्कूल हो जा रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में या कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके बारे में वो जागरूकता उनके में बनी रहे। हैव एक्सेस टू एप्रोप्रिएट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स मेजर्स मिनिमाइज मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी, अगर हमारे पास प्रिवेंशन मेजर होगा, हम प्रॉपर रिस्पांस करेंगे, क्विक रिस्पांस करेंगे, तो हम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस बैरियर्स, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं इनके हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड या इनके जो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट है उसको अवेलेबल कराने में, इंश्योर करने में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वर्क विद कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर PWD, जो भी कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं समाज में, इन लोगों को जोड़ने के लिए, उनको PWD के लिए भी काम करने के लिए हमें आगे रखना पड़ेगा, ताकि हम इनके जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो सोशल इनकी नीड हो, पर्सनल नीड हो या फिजिकल नीड हो, उसको हम पूरा तरीके से कैटर कर सकें। इंश्योर दैट हेल्थ एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टाफ आर ट्रेन्ड इन एक्सेसिबल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टाफ हैं, जैसे चाहे आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी वर्कर हो, उनमें हमें इस कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो सही रूप में मैसेज को कम्युनिकेट कर पाए, जिससे जितने भी PWDs हैं उनके पास भी ये मैसेज आसानी से पहुंच पाए। इंश्योर दैट सैनिटेशन एंड वॉशिंग फैसिलिटीज आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, जो भी हमारा सैनिटेशन है या वॉशिंग फैसिलिटीज है उससे रिलेटेड जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर काम करना और साथ में अपने घरेलू या कम्युनिटी लेवल पे इसका प्रचार प्रसार करना। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट फैसिलिटीज को भी हमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है डिसेबिलिटी के आधार पे कि ये डिसेबिलिटी हैं, नॉन प्रोडक्टिव हैं, या फिर ऐसा हमें नहीं सोचना है कि ये नॉन प्रोडक्टिव है या फिर इनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्टिवली ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की धारणाओं को हमें दूर रखना है, तब जाके हम कहीं ना कहीं इसके लिए बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं कोविड-19 सिचुएशन में PWDs के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।
आशुतोष सर, आपका पीपीटी हमको प्राप्त हो गया है। हमने जी पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं उनको भेज दिया हूँ। और जी पुनः जो पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आशुतोष से सर से संबंधित अगर कोई पीपीटी प्रकरण से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। फिलहाल हमको जो एक फीडबैक चाहिए था मैं हर क्लास में देता जा रहा हूँ। सभी लोगों का रहा थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आशुतोष सर की ओर से आप लोगों को भी धन्यवाद। सर जैसा कि हमने अभी क्लास में सुना है, आपने आप अपने व्याख्यान में बताया कि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी चैलेंज है इसमें खास करके कोविड-19 में तो चैलेंज तो काफ़ी है। इससे हम लोगों को एकजुट होकर साथ होकर काम करना होगा, तभी इस चीज़ का निराकरण होगा। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में भी ये तो एक होता है कि हाँ हम समाज पे निर्भर हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर जैसा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत भी अगर हम लोग देखें पर्सन विद डिसेबिलिटी में कि क्षति है, क्षति हुआ, अक्षम हुआ तभी दिव्यांगता होता है।